evaluation of limits using standard expansion. ओके ठीक है, उसके फॉर्मूले नहीं भेज पाया ना मैं तुम्हें? No sir. कोई बात नहीं, जो मैं लिखवा देता हूँ सारे फॉर्मूले। तो पहले हमें कुछ एक्सपेंशन समझने पड़ेंगे। हाउ डज these expansions work and what are the expansions actually? First of all, how would we convert some exponential function or some logarithmic function or some trigonometric function into an algebraic function? Okay, so हमने हेडिंग लिखी होगी कुछ, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स यूजिंग स्टैंडर्ड एक्सपेंशंस, है ना? ये हेडिंग नहीं थी ना लास्ट क्लास? Yes sir. ठीक है जी, चलिए मैं आपको कुछ एक्सपेंशंस बता रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, जिनको आप स्किप कर ही नहीं सकते। उस पे स्टार लगा होगा, ये आपके सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं, आगे के भी कुछ चैप्टर्स में यूज होंगे, तो इनको आपको याद कर लेना है। आगे हम लिखवाएंगे नहीं इन एक्सपेंशंस को, डायरेक्टली यूज करेंगे, आपको याद दिलाएंगे बस। तो यहीं पे ये स्टार लगा के कुछ एक्सपेंशंस आपको याद रखने हैं। पहला और दूसरा एक्सपेंशन बिल्कुल एक जैसी हैं, आप एक याद करेंगे दूसरा भी हो जाएगा। ये एक्स ही है बेसिकली। इनफाइनाइट सीरीज होती है। इनफाइनाइट सीरीज मतलब कि टर्म्स ऐसी बढ़ती जाएंगी, यू हैव टू जस्ट नोटिस द पैटर्न। आपको पूरी सीरीज लिखने की जरूरत नहीं, आप लिख ही नहीं पाएंगे, इनफाइनाइट टर्म्स होंगी सीरीज के अंदर तो। बट हाँ, स्टार्ट ऐसे होगा, x की पावर 0/0 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 1/1 फैक्टोरियल प्लस x² 2 फैक्टोरियल। सो यू कैन आल्सो राइट दिस एज सिग्मा r is from 0 to infinity x to the power r upon r फैक्टोरियल। बेसिकली हमने इसके जनरल टर्म पर सिग्मा लगा दिया। ये काम अभी आगे चलते हुए भी हम कर रहे होंगे, बट जस्ट रियलाइज दिस कि सिग्मा, अभी तक आपने कभी सिग्मा ओपन करके देखा है? आप लोगों ने सिग्मा क्लास में पढ़ा दिया? किसकी क्लास में सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ाया गया तीनों में से? आई डोंट थिंक सो। वैसे तो अभी तक तो पढ़ा ही दिया गया होगा। ओके, तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया देता हूँ सिग्मा का। वैसे तो आपको होगा, सिग्मा का मतलब समेशन। सिग्मा का क्या करेगा? प्लस 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 लगाता चला जाएगा। सिग्मा की एक लोअर लिमिट होगी, एक होगा सिग्मा का वेरिएबल। सो हियर आर इज द वेरिएबल ऑफ सिग्मा, जिसको हम आइटरेट कर रहे होंगे। आइटरेट करने का मतलब कि इसको हम मिनिमम वैल्यू से लेकर मैक्सिमम वैल्यू तक लेके जाएंगे। जैसे कि x की पावर 0 से पहले स्टार्ट करेंगे, r की वैल्यू 0 से रखना। 0 रखेंगे तो x की पावर 0/0 फैक्टोरियल बना, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, और बीच में प्लस लगता जाएगा। सिग्मा का ये काम है। r0 रखा, फर्स्ट टर्म बनी, प्लस लगा दिया सिग्मा ने। फिर r1 रखा, सेकंड टर्म बनी, फिर r2 रखा। ऐसे ही चलते चलते सारी टर्म्स बनती चलेगी। ऐसे a की पावर x का जो एक्सपेंशन है, यानी कि किसी और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, जहां पे ऑब्वियसली a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ये एक्सपेंशन है 1 प्लस, ऐसे ही है यार बिल्कुल। ये सारी चीजें तो चल रही होंगी, बस साथ में ना log a की पावर भी जुड़ जाएगी इसके साथ। ऐसे समझो जैसे e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता था e की पावर x, a की पावर x का होता था a की पावर x log a। तो यहां पे ना सब कुछ सेम चलेगा, बस साथ में एक टर्म आ जाएगी log a, सॉरी log a। तो अब x की बजाय x log a है आपकी पूरी टर्म, ये समझिए। जो भी पावर्स x की चल रही है वही log a की भी चल रही होंगी, और वही चीज बिल्कुल जैसे ऊपर लिखा हुआ है। तो अगर इसको मैं लिखूं, ऑब्वियसली इनफाइनाइट टर्म्स होंगी। r की वैल्यू 0 से लेके इंफिनिटी तक ही जाएगी। x और साथ साथ log a दोनों की पावर r डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल। थर्ड एक्सपेंशन log 1 प्लस x का। आपको log 1 प्लस x का एक्सपेंशन याद होगा, आपको log 1 माइनस x का भी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट, अच्छी बात तो ये है। तो log 1 प्लस x का एक्सपेंशन होता है जैसे ऊपर लिखा है वही, बस ऑल्टरनेटिव। एक तो 1 नहीं होगा, सॉरी, x की पावर 1 से स्टार्ट होगा, और ऊपर फैक्टोरियल था, यहां पर नॉर्मल चलेगा, ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव चलते हुए। अगर आप सिग्मा में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे r की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, और ऊपर लिखा होगा x की पावर r, साथ साथ -1 की पावर r, ऑल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव है, या -1 की पावर, इनफैक्ट r+1 लिखना पड़ेगा।
डिवाइडेड बाई आर, आर प्लस वन इसलिए क्योंकि फर्स्ट टर्म देखिए पॉजिटिव है, सेकंड नेगेटिव है। अगर आपको ये याद हो जाए तो आपको अगले वाला खुद हो जाएगा, क्योंकि वो log 1 माइनस एक्स का है, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां आप क्या करिए, माइनस एक्स कर दीजिए। जब ऐसा करेंगे तो सारी की सारी टर्म्स नेगेटिव बनती चली जाएंगी। r is from 1 to infinity x to the power r divided by r, और माइनस में होगी सारे टर्म्स नेगेटिव पूरी सीरीज। देन फिफ्थ, फिफ्थ तो वैसे आप आगे चल के पढ़ ही लेंगे, 1 प्लस एक्स की पावर n। आपको एनसीआर कैलकुलेट करना आ गया, 4c2 4c3 5c2 पीएनसी में पढ़ा होगा, राइट? सर हमारे स्कूल में क्या वो नहीं, पीएनसी नहीं पढ़ाया? यस सर, अभी वही चल कोई बात नहीं, पीएनसी भी नहीं पढ़ाया तो भी कोई जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट एक्सपेंशन लिखवा रहे हैं अभी तो इसका। ये वैसे हमारा आगे चलते हुए काफी कॉमन एक्सपेंशन होगा, हम बायनोमियल थ्योरम पढ़ रहे होंगे जब चैप्टर। अभी के लिए आप इसे लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स एन एन माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन एन माइनस वन एन माइनस टू डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब। चाहते हो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसकी भी जनरल टर्म होती है, आपको भी जानने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है बाय द वे, पर याद हो जाएगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। साइन एक्स और कॉस एक्स भी याद रखने हैं भाई हमेशा। तो साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल, ऐसी चलती जाएगी। आपको सिर्फ 3 टर्म्स जानने की जरूरत है वैसे तो इन सारे एक्सपेंशंस की। 3 टर्म्स, हमारा काम ज्यादातर 3 टर्म्स से हो जाएगा, मतलब अभी इस चैप्टर में। तो वैसे तो पूरा ही जानने की जरूरत है, पर इस चैप्टर में हमारा काम 3 चीजों से हो जाएगा। और एक और बात कि आप 10x का आगे एक्सपेंशन नहीं निकाल पाएंगे। इन सबका तो मैं निकलवा रहा हूँ, मतलब इन सबका तो मैं बता रहा हूँ आपको। 10x में मैं सिर्फ आपको 3 ही टर्म्स बताऊंगा, क्योंकि बड़ा अजीब एक्सपेंशन है, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और कभी। इस तरीके से चल रहा होगा, ये सारे ही एक्सपेंशन भाई इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, कोई बच्चा जिसने ना लिखो? सर थर्ड वाले की पावर में क्या लिखा है? r+1 -1 टू द पावर r+1, जिससे कि r को अगर हम 1 रखें तो -1 की पावर 2 बने और पॉजिटिव आ जाए फर्स्ट टर्म।
हाँ जी, ये 3 एक्सपेंशन और है। tan x का भी आपको याद कर लेना चाहिए, बट सिर्फ 3 टर्म। और sin इनवर्स x और tan इनवर्स x का बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा, बट स्टिल पता होने चाहिए, आई वुड से। अब आप इन 10 एक्सपेंशन की हेल्प से भी अपने बहुत सारे क्वेश्चंस को बहुत आसान बना सकते हैं। यशिका, इस तरीके से वो क्वेश्चन सॉल्व करना है जो ना उस दिन हमने n वाला क्वेश्चन किया था, इसमें n वैल्यू निकालनी थी। मतलब होमवर्क है, घर पे करके देखना है। कैसे अभी यूज कैसे करना है ये सीख के जाओ क्लास में। Yes, sir. तो जब भी हमें ना क्वेश्चन के अंदर, चलिए जी यहां से शुरू करते हैं। इवैल्यूएट क्वेश्चन हमारे सामने। फर्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0, sin x प्लस log ऑफ 1 माइनस x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। पहली चीज तो ये देखो कि लॉपिटल लगाएंगे तो 2 बार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि नीचे 2x बन रहा होगा। मतलब नीचे पावर 2x की, तो लॉपिटल लगाने के लिए 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और 2 बार डिफरेंशिएशन भी थोड़ा और बड़ा भी होता चला जाएगा। तो लॉपिटल लगा तो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर मतलब उससे भी आसानी से हम इसको कर सकते थे अगर हमें sin x और log 1 माइनस x का एक्सपेंशन पता होता। और बिलीव मी, मतलब कुछ एग्जाम्स ऐसे होंगे जब आप 12th में दे रहे होंगे, जैसे कि मैंने आपको हमेशा बोला है एसआई का एग्जाम देने के लिए, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, वो बहुत जज करते हैं ये चीज कि आपको एक्सपेंशंस पता है क्या। वो आपको ना क्वेश्चंस देंगे और वो ऐसे ही क्वेश्चन देंगे जो एक्सपेंशन से तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जा रहे थे, बट अगर आप दूसरे मेथड से सॉल्व करने गए तो काफी दिक्कतें फेस करनी पड़ी। दो, ठीक है, वैसे तो इतने भी काफी हैं, 2 ही क्वेश्चन काफी हैं। चलो ओके जी, सबसे पहली चीज तो देखिए एक्सपेंशन में मैं कुछ करना ही नहीं है, मतलब उठा के एक ही बार x की वैल्यू रख दूंगा। और मैंने अभी आपसे कहा था कि 3 ही टर्म की जरूरत है और ज्यादा टर्म्स की जरूरत भी नहीं है। नीचे जनरली एक्स क्यूब से ज्यादा बड़ी टर्म भी नहीं देते। 3 बार से ज्यादा तो क्या ही डिफरेंशिएशन कराएंगे ना, लॉपिटल भी अगर लगवा रहे हैं तो। 3 बार डिफरेंशिएशन का मतलब काफी काम कर लिया आपने। तो 3 बार से ज्यादा जनरली आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए टर्म्स दी नहीं जाती, तो इसीलिए 3 ही टर्म्स काफी होती है ऊपर की जनरली आपके लिए। तो अगर साइन एक्स के एक्सपेंशन की हम बात करें, तो अभी हमने लिखा था x, हम साइन एक्स की जगह उठा के उसका एक्सपेंशन रख देंगे, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल। और इसी तरीके से आगे की भी टर्म्स रखते जा सकते हैं, पर हम इसको टू भी कंटिन्यू करके छोड़ देंगे, और ऐसे ही log 1 माइनस एक्स की वैल्यू रखेंगे। तो log 1 माइनस एक्स का भी अभी पढ़ के आए, माइनस एक्स, सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3। 3 ही टर्म्स लिखने की जरूरत, 3 की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इस बार तो, और चलो हमने तीनों लिख ली। डिवाइडेड बाई, होल डिवाइडेड बाई, सो दिस इज log 1 माइनस एक्स का लिख दिया, साइन एक्स का एक्सपेंशन लिख दिया, नीचे अपॉन में हमें दिया गया एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर, ऊपर वाली टर्म्स में जो आपने दो चीजें ऐड करी हैं, एक्स प्लस माइनस एक्स, ये तो कैंसिल ही हो गया। यहाँ पे बचा माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर आया माइनस के एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड माइनस के एक्स क्यूब अपॉन 3। एक्स स्क्वायर से आप हर टर्म को डिवाइड कर सकते हो, देखो तो आप इसे अगले स्टेप में लिख सकते हो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो माइनस के 1 बाई 2 बचेगा, माइनस के एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो बचेगा माइनस के एक्स अपॉन 3 फैक्टोरियल, माइनस के एक्स क्यूब अपॉन 3 को करूंगा तो बचेगा माइनस के एक्स बाई 3। और बचेगा तो और भी बहुत सारी टर्म्स में, मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है। जैसे आपने एक्स को 0 रखा, आंसर आया माइनस हाफ, सीधा। दो ही टर्म्स की जरूरत थी एक्चुअली, दो दो ही टर्म्स भी लिखते तो भी हो जाता, हाँ पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता।
अब देखो अगले वाले में वैसे तो पूरा का पूरा फंक्शन अलजेब्रिक किया, बस e टू द पावर x डाल दिया, तो आप e टू द पावर x की जगह उसका एक्सपेंशन लिखो, और आपको x स्क्वायर से बड़ी टर्म लिखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि x स्क्वायर से बड़े वाली जितनी भी टर्म्स होंगी e की पावर x की, उसमें x तो बचेगा ही जब x स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, तो 0 आ जाएगा एंड में, लिमिट x टेंड्स टू 0 रखने पे, तो ज्यादा दूर तक जाने की भी जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं कि इसमें अगर हम सॉल्व करने गए तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस e की पावर x बनेगा हमारे पास 1 से स्टार्ट होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। इसके बाद वाली सारी टर्म्स मुझे पता है 0 बनेगी, क्योंकि उनमें x बच जाएगा जब मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो। अब देखिए 1 और x कैंसिल, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 बचा। आपने एक्स स्क्वायर से सारी टर्म्स को डिवाइड करा, लिमिट x टेंड्स टू 0, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करा 1, अब अंदर पहुंच गए, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल को करा तो एक्स स्क्वायर से तो 1/2 फैक्टोरियल यानी कि 1/2 प्लस सॉरी माइनस एक्स क्यूब को करा एक्स स्क्वायर से तो x बच गया इसके पास, अब सारी टर्म्स के पास माइनस ही होगा, बट स्टिल x की वैल्यू जैसी 0 डाली, ये सब टर्म्स तो 0 बचा, आंसर सिर्फ 1 माइनस हाफ इज इक्वल्स टू हाफ। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, काफी इजी है ये चीज, बस इसमें एक्सपेंशन याद होनी चाहिए। प्रॉब्लम इस बात की है एक्सपेंशन नहीं याद होंगे, ये याद करने, अदरवाइज ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है कि आपका मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व इससे हो ही जाएंगे। आपको जब भी कभी इन तरीके के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज कर, सॉरी किसी भी अदर फंक्शन का यूज करा गया, ट्रिग्नोमेट्रिक को, लॉगरिथमिक को, एक्सपोनेंशियल हो या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। सर ये एक्सपेंशंस मतलब अभी याद करने की जरूरत है या फिर 12th में ज्यादा यूज हो? नहीं अभी, क्योंकि अभी लगातार नेक्स्ट 3 चैप्टर्स जो होंगे ना हमारे, सीक्वेंस सीरीज, बाइनोमियल, पीएनसी को तो हटा दे, सीक्वेंस सीरीज और बाइनोमियल दोनों में ही एक्सपेंशन फिर से यूज हो रहा है। सीरीज का काम है ना, ये सीरीज जो होती है हमें सॉल्व करनी होती है, 11th का ही पार्ट है मेन सीरीज। अगले साल की जरूरत पड़ेगी, ऐसी बात नहीं है कि नेक्स्ट ईयर भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैंने मार्क कर दिया, नीड नो, सारे जरूरत नहीं है, सारे हो ना हो, ये हो जो मैंने मार्क करे। चलिए जी, एक और चीज, सैंडविच थ्योरम नोट कर लिए? बच्चे तो बता दो मेरे। कूल। एक चीज है सैंडविच थ्योरम, एक ग्रुप भी होता है, आपको याद हो अगर केमिस्ट्री में, सैंडविच ग्रुप। कौन सा होता है सैंडविच ग्रुप? CH2, ये सैंडविच ग्रुप बोला जाता है, काफी रिएक्टिव होता है। आएगा कभी रिएक्टिविटी ऑन अ हायर नोट, क्योंकि ये चाहता है कि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, इसको तो पागल हो रखा है एकदम इलेक्ट्रॉन के लिए, तो सबके पास जा रहा है, मेरे को कोई भी इलेक्ट्रॉन दो मैं बॉन्ड बनाऊंगा। खैर, तो सैंडविच का मतलब मैं तो आपको ये इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि CH2 ग्रुप को सैंडविच ग्रुप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये दोनों तरफ से इसको किसी ने कंज्यूम करके रखा हुआ है, दोनों तरफ इसके कोई ना कोई होता है, घेर के रखते हैं। सैंडविच इज, दैट इज समथिंग सैंडविच्ड बिटवीन टू थिंग्स। ऐसे ही यहाँ पे सैंडविच थ्योरम इवैल्यूएटिंग लिमिट्स के लिए, कि अगर आप कुछ लिमिट्स का इवैल्यूएशन करना चाहते हैं, और सैंडविच थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपको फंक्शन का नेचर पता है, तो लेट्स से आपके पास 3 फंक्शंस हैं, मैं आपको ग्राफ के थ्रू दिखाना चाहूंगा ये चीज एक बार। ये पहला फंक्शन है कुछ y इज इक्वल्स टू fx, ये कोई दूसरा फंक्शन है y इज इक्वल्स टू gx, ये कोई तीसरा फंक्शन है y इज इक्वल्स टू hx। हमें दिया गया है कि इन तीनों फंक्शन में एक रिलेशन है, fx हमेशा बड़ा है, ग्राफ से हमें पता चल रहा है, gx बीच में,
और एच एक्स सबसे छोटा है, राइट। तो हमें अगर ये दिया हुआ है इफ एफ एक्स इज लेस देन सॉरी इफ एच एक्स is less than equal to gx less than equal to fx, right? For all x belonging to alpha to beta, तो ये अल्फा है, ये बीटा है कुछ पॉइंट। अल्फा से बीटा के लिए ना पूरा टाइम हमारा एफ एक्स बड़ा है, जी एक्स छोटा है, जी एक्स बीच में और एच एक्स सबसे छोटा है, राइट, एक्सेप्ट दिस पॉइंट ए, जहां पे हमें इनके नेचर का पता नहीं चल रहा, एक्सेप्ट ए। तो हम ये कह सकते हैं, और साथ साथ सॉरी एंड लिमिट x टेंड्स टू a एच एक्स एंड लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स, दोनों की वैल्यूज पॉइंट पे l है। तो मैं ये कह सकता हूं कि लिमिट x टेंड्स टू a gx भी l के बराबर होगी। मोटा सा मतलब ये है, कुछ नहीं ज्यादा, तो कि where alpha कहीं भी sorry where a can be anything between alpha to beta, मतलब है कि अगर एक फंक्शन एफ एक्स सबसे बड़ा है, जी एक्स सबसे छोटा है और एच एक्स सबसे छोटा है, तो आपको ना कुछ कुछ चीजें दी जाएंगी यहाँ पे। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ एक सीधा, अभी बहुत ज्यादा पूछा भी नहीं जाता, पहले इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी बने, पर इसका जो मेन टारगेट है वो सिर्फ इतना सा है, ये दो तरीके से यूज करा जाएगा। एक, जैसे मैं अभी आपको बोल रहा हूँ कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स निकालिए, और एफ एक्स को ना मैं दे रहा हूँ आपको कुछ, एफ एक्स को मैंने एफ एक्स को डायरेक्ट नहीं दिया, फंक्शन इस केस में मैं डायरेक्ट नहीं मिलेगा। इस केस में मैं फंक्शन कुछ दो अलग अलग एक्सप्रेशंस के बीच में दिया गया होगा कि देखिए भाई, अगर आप लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स हम आपसे निकलवा रहे हैं, पर हमने एफ एक्स नहीं दिया, हमने कहा एफ एक्स 2x स्क्वायर से लेके x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बीच में है, फॉर ऑल x that are near to 1 but not equal to 1। तो हमसे पूछा गया, एक सेकंड रुको, हाँ जी। तो इस केस में हमें देखिए फंक्शन दिया गया है दो एक्सप्रेशंस के बीच में, और हमसे पूछा गया लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स बताओ, और ये जो बात दी गई है कि दैट आर नियर टू 1 बट नॉट इक्वल टू 1, इसका मतलब ये कह रहा है कि 1 के आसपास ये हमेशा एफ एक्स इससे इसके बीच में है। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों फंक्शन पर लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स निकालेंगे, सॉरी लिमिट x टेंड्स टू 1 निकालेंगे, इसकी लिमिट x टेंड्स, इस पे भी लिमिट x टेंड्स टू 1 लगाएंगे, इस पे भी लिमिट x टेंड्स टू 1 लगाएंगे, और देखेंगे दोनों की वैल्यूज इक्वल आ रही है क्या। अगर दोनों की वैल्यूज इक्वल आ रही है तो लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स भी वही हो जाएगा। और एक्चुअली अगर आपसे बात बताऊं तो आपको कभी ये चेक करने की जरूरत भी नहीं होगी कि दोनों की वैल्यू इक्वल भी आ रही है नहीं आ रही। अगर इक्वल नहीं आ रही तब तो लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स आप नहीं निकाल पाएंगे, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, आप आंसर दे सकते हैं। पर इन मोस्ट ऑफ द केसेस पर्पस यही है कि दोनों की लिमिट इक्वल आए। तो आपको जब भी आप सॉल्व करेंगे तो दोनों की लिमिट एक्सटेंड, जो भी यहाँ पे लिमिट दी गई है वो लिमिट अगर आप दोनों पे लगाएंगे तो वो दोनों पे इक्वल ही आएगी, टारगेट ही है, राइट। तो आप पहले ये निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 2x स्क्वायर, आपने देखा वैल्यू आ रही है 2, फिर आप निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे रखा x की वैल्यू 1 तो ये भी आया 2। आप यहीं से डायरेक्टली बोल देंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स
की वैल्यू भी होगी। तो ये वाले क्वेश्चन तो एकदम बोर्ड मटेरियल कि जिसमें आपको ये चीज यूज करा सकते हैं। छोटे छोटे एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस तरीके के, आपको एक फंक्शन दे दिया जाएगा दो एक्सप्रेशंस के बीच में, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इसकी वैल्यू भी लिमिट, तीनों की लिमिट सेम ही आएगी अगर इन दोनों की सेम आ जाए तो। ये तो काफी इजी क्वेश्चन होगा, मतलब इसमें तो कोई बात नहीं है। अब इसका टफर पार्ट समझिए। इस पे पुराने टाइम पे काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं वैसे, अब नहीं आते, अब ऑब्सोलीट हो गया काफी टॉपिक। टफ वाले क्वेश्चंस होंगे कुछ इस तरीके के जहां पे ना आपको खुद से फंक्शन दो ऐसे ढूंढने पड़ेंगे, दो ऐसे फंक्शन खुद से ढूंढने पड़ेंगे जिनके बीच में आपका एक्सप्रेशन, आपको लिमिट x टेंड्स टू 1 fx निकाला जाएगा और fx ऐसा फंक्शन दिया जाएगा। इस बार फंक्शन दिया जाएगा, पहली बार में तो फंक्शन दिया ही नहीं जाएगा, फंक्शन को लिमिट्स के बीच में रखा जाएगा। इस बार फंक्शन दिया जाएगा और इस तरीके का फंक्शन दिया जाएगा कि आपको ये समझना पड़ेगा मैं इसे एक्सप्रेस किस तरीके से करूं। मतलब मुझे इसके लिए दो ऐसे फंक्शन ढूंढने हैं, पहले तो आप उस पर डायरेक्टली लिमिट नहीं निकाल पा रहे होंगे, आप उसके लिए दो ऐसे फंक्शन ढूंढोगे उसके बाद कि जिन पे लिमिट सेम आ रही होगी और जहां से आप इसका आंसर दोगे। जैसे कि मैं एक और क्वेश्चन इस पे बेस्ड कराता हूँ जो कि टफ क्वेश्चन है थोड़ा, और सैंडविच थ्योरम पे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं भाई। अगर अच्छे एग्जाम से पूछा जाता है, अगर जेईई मेंस या जेईई एडवांस में पूछा जाएगा तो आपको कुछ इस तरीके से सॉल्व करना होगा। देखते हैं आगे बढ़े। ओके, अब एक क्वेश्चन और देखिए। इफ दिस डिनोट्स GIF, greatest integer function, then limit n tends to infinity greatest integer function of x plus greatest integer function of 2x plus greatest integer function of 3x, और चलते चलते हम पहुंचे हैं जी greatest integer function of nx upon n square। आपको लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी इस पे निकालनी है। अब ये क्वेश्चन सैंडविच थ्योरम का क्वेश्चन है, बट आपको पता भी नहीं चलेगा पहली बात में, पहली नजर में तो कि ये क्वेश्चन सैंडविच थ्योरम का है क्या। आपको सैंडविच थ्योरम के क्वेश्चंस पता कैसे चलेंगे? इसके लिए ये समझो कि देखो यहाँ पे ना फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, इसको हमारे पास सॉल्व करने का कोई तरीका ही नहीं है ऐसे डायरेक्टली। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इस लिमिट का वेरिएबल क्या है? सबसे पहली चीज तो n, और कांस्टेंट x एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, राइट? yes sir, ओके, चलिए इसको देखो आप समेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जब भी समेशन वाले क्वेश्चंस होंगे ना जनरली, तब हमें पता चल जाएगा कि सैंडविच थ्योरम का ही क्वेश्चन है। तो मैं इस सीरीज को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस 2x प्लस 3x से लेके nx तक की सीरीज को ऐसे लिख सकता हूं, सिग्मा r इज फ्रॉम 1 to x rx, यानी कि सिग्मा r इज फ्रॉम 1 to n rx का मतलब है पहले r की वैल्यू 1 रखी तो x बना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3x। इस तरीके से मैं इसको लिखते हुए जा सकता हूं। अब मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ rx की वैल्यू तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, मुझे x की भी नहीं पता, 2x की भी नहीं पता, 3x की भी नहीं पता, ये तो x पे डिपेंडेंट हो। बट मुझे ये पता है कि इसकी रेंज कहां से कहां तक है, तो इसकी रेंज में खुद ही इनइक्वालिटी आ जाएगी। वहां से आपके पास दो फंक्शन बनेंगे जिस पे आप लिमिट लगा के आंसर निकालोगे। और उससे पहली बात कि इसका आंसर होगा कहां से कहां तक, वो इसका आंसर हमें पता है, हमने ये डिफाइन करा था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x का आंसर होता है x से लेके, ये x के बराबर भी हो सकता है और x माइनस 1 के बराबर भी हो, x माइनस 1 से बड़ा ही होगा थोड़ा सा, मतलब कोई भी वैल्यू आप रख लो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, वो हमेशा x माइनस 1 से लेके x के बीच में ही एग्जिस्ट करेगा। यही ये एक्चुअली डेफिनेशन है,
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की ऑफ एक्स की, ये हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स में डेफिनेशन लिखी थी। तो Rx को अगर मैं डिफाइन करूं तो Rx अगर इंटीजर है तो Rx की Rx बाहर निकल आएगा, नहीं तो अपने से एक छोटी वैल्यू से तो हमेशा बड़ा ही होगा। 9 रखेंगे तो 9 की वैल्यू तो 9 आ जाएगी, बट 8.9 रखेंगे तो 8.9 की वैल्यू 8 आएगी, जो कि 8.9 माइनस 1 से हमेशा 8.9 माइनस 1 से हमेशा बड़ी ही होगी। यहां से मैं इसको समेशन लगा के सॉल्व कर सकता हूं। अब इस पे समेशन लगाना अभी आपको आता नहीं Rx माइनस 1 पे, तो नहीं आता है, ठीक है। हमने इस पे सिग्मा लगाया, सिग्मा r इज फ्रॉम 1 to n, तो सिग्मा तीनों तरफ लगा दिया, सिग्मा r इज फ्रॉम 1 to n Rx, and this is also sigma Rx minus 1 into r is from 1 to n। या मैंने पता नहीं पहले तुमसे ये बात कभी बताई होगी कि नहीं, पर आपने अभी तक ना सिग्मा पढ़ा नहीं है। आपने देखा जरूर है सिग्मा 10th की स्टैट्स में, बट आपको सिग्मा आता नहीं है अभी सॉल्व करना। सिग्मा तो मतलब प्रॉपरली इस बार आपको सिखाया जाएगा। सिग्मा का तो मतलब है सीरीज, और समेशन आपने कभी सिग्मा से खोल के देखा नहीं है। आपको अभी ये बनाने में भी मुझे लगता है, जहां तक मैं समझता हूँ, आपको ये बनाने में भी प्रॉब्लम आएगी, मैं कैसे लिख रहा हूँ। अभी तो फिर भी मैं दिखा दे रहा हूँ, आप पूछ सकते हो मुझसे कहीं भी अगर किसी पॉइंट पे आपको लगता है कि जी हमें ये बात समझनी है, आपने किस तरीके से सिग्मा में लिखा है। अभी मैंने पीछे भी आपको दिखाने की कोशिश करी, बट अभी नेक्स्ट ऑनगोइंग 3 चैप्टर्स में जो भी होंगे हमारे, वो तीनों चैप्टर्स में आप सिग्मा का काफी यूज देख रहे होंगे। तो सिग्मा तो आपको मैं समझाऊंगा, वैसे सिग्मा में से पढ़ाता हूँ पहले क्लास में ना, आपको सिग्मा की सारी चीजें बताऊंगा। अभी मैंने हल्का सा इंट्रोडक्शन भी दिया है, हो सकता है पहले भी कभी दिया हो, पर जब हम सीक्वेंस एंड सीरीज में होंगे तो मैं आपको सीरीज में सिग्मा पूरा पढ़ाऊंगा। बट अभी आप सिग्मा की चीजें नहीं जानते, तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर करके बता देता हूँ यही बातें। वैसे प्रॉपर्टीज होती हैं सिग्मा की। तो यहाँ पे देखो मैंने सिग्मा की वैल्यू, अब मैं इसको आपको अलग से कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ दोनों ही चीजों को। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए, सिग्मा r इज फ्रॉम 1 to n, Rx का मतलब क्या है। आप r की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये बनेगा x, r की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये बनेगा 2x, बीच में समेशन लगता जाएगा। r की वैल्यू n रखेंगे तो ये बनेगा nx। अब ध्यान से देखेंगे, ये तो सीरीज ही AP है जिसके अंदर n टर्म्स हैं, 1x 2x 3x 4x, और कॉमन डिफरेंस है x। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म, यानी कि n+1 इंटू x। तो ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास पूरी एक सेकंड, n/2 प्लस इंटू n+1, n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2 इंटू x। ये पूरा इसका सम आ जाएगा, जो कि AP का ही सम है। पर अगर दूसरी चीज को आप ध्यान से देखो, r इज फ्रॉम 1 to n, Rx माइनस 1, तो आपने r की वैल्यू 1 रखी तो ये बना x माइनस 1, आपने r की वैल्यू 2 रखी तो ये बना 2x माइनस 1, आपने r की वैल्यू 3 रखी तो ये बना 3x माइनस 1। ऐसी आपने r की वैल्यू n रखी तो ये सीरीज बनी nx माइनस 1। देखो पहले वाली सीरीज तो सेम ही है, मतलब फर्स्ट टर्म वाली सीरीज तो x 2x 3x 4x अप टू nx, तो इसका सम तो यही हो जाएगा जो भी आप ऊपर निकाल के आए हो, n स्क्वायर प्लस n/2 इंटू x। मुझे नहीं पता आपको नेक्स्ट वाली टर्म के बारे में पता है कि नहीं है, आपने ऐसी कोई सीरीज सॉल्व करनी है कि नहीं, पर सीक्वेंस सीरीज अगर पढ़ा होगा तो वहां पे आपने सॉल्व करी होंगी। बट ये देख सकते हो आपके -1 को आप कितनी बार ऐड कर रहे हो, -1 -1 -1 -1 चलते चलते यहाँ पे पहुंचेंगे। हर टर्म के पास एक -1 है, टोटल n टर्म्स है तो n-1 हो जाएंगे। और अगर आप 4 को 3 बार ऐड करते हो, तो इसी चीज के लिए मल्टीप्लीकेशन बनाया था कि 4 को 3 बार ऐड मत कर, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे, 4 3 12 उतना ही होगा। 4 को 5 बार ऐड मत कर, 4 को सीधा 5 से मल्टीप्लाई कर दे। तो -1 को n टाइम्स ऐड मत कर, -1 को n से सीधा मल्टीप्लाई करेगा तो -n आ जाएगा इसका सम। जैसे कि -1 को 5 बार ऐड करता तो -5 आ जाता। सिमिलरली अगर -1 को n टाइम्स ऐड करूंगा तो -n आ जाएगा इसका सम। तो ये दोनों चीजें यहां से मिली हमें इस पे क्या लगाना है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी एक्चुअली कि सिग्मा Rx, r इज फ्रॉम 1 to n, GIF ऑफ Rx डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, राइट। तो मैं इसको n स्क्वायर से भी डिवाइड कर दे रहा हूं नेक्स्ट स्टेप में, और इनका आंसर भी लिख दे रहा हूं। तो चलो पहले इसका आंसर ही लिख देता हूं। तो ये बनेगा हमारे पास n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाई 2
into x minus n is less than sigma rx, r is from 1 to n, is less than n square plus n divided by 2 into x. मुझे निकालना था एक्चुअली सिग्मा r is from 1 to n rx divided by n square. तो मैंने अब जब इसको डिवाइडेड बाय n स्क्वायर करा तीनों साइड, तो यहाँ पे n स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, देखो ये बचेगा 1, यहाँ पे n स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, ये बचेगा 1 by n अपॉन का 2 एज इट इज इनटू x एज इट इज. ये वैल्यू भी यहाँ पे डिवाइड करूंगा, बचेगा 1 प्लस यहाँ पे करूंगा 1 by n डिवाइडेड बाय 2 इंटू x, इसको n स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो ये बचेगा 1 by n. अगले स्टेप में मेरे को लिमिट लगा देनी चाहिए क्योंकि मुझे निकालना ये है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो मैं इसी स्टेप में लगा दे रहा हूँ. वो काम भी मेरे पास स्पेस इशू है, आप नेक्स्ट स्टेप में भी लगा सकते हैं. यहाँ पे लग जाएगी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे भी लग जाएगी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे भी लग जाएगी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी. आपने लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाया, n को इन्फिनिटी रखा तो ये 0, ये भी 0, तो ये तो पूरी टर्म ही खत्म. ये 0 की वजह से ये बच गया 1 इंटू एक्स, x by 2 बचा नेक्स्ट स्टेप में. तो ये बचा ये बचा सिर्फ x by 2 लेस देन जो भी रिक्वायर्ड लिमिट हमें निकालनी थी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सिग्मा rx r is from 1 to n divided by n square is less than equal to, यहाँ पे भी देखो मैं लिखूंगा n की वैल्यू इन्फिनिटी रखूंगा तो ये भी 0 बना, 1 प्लस x by 2 ही ये भी बचा, यानी कि इसकी लिमिट, इसका मतलब ये हो गया कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और जो आपके पास एक्सप्रेशन था gif of x plus gif of 2x up to gif of nx अपॉन n स्क्वायर, इसकी वैल्यू होगी भैया x by 2. तो कुछ इस तरीके के भी क्वेश्चंस होते हैं, आपको मिलेंगे देखने को. जनरली आपको जीआईएफ के क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें ना, तो एक दो क्वेश्चन और मिलेंगे, वो भी इसी तरीके से सॉल्व करने होंगे. वैसे तो बहुत ही रेयरली आपको इस पे क्वेश्चन मिलता है. और एक और लास्ट छोटा सा फॉर्मूला लिमिट्स का. यस, क्वेश्चंस भी हैं मेरे पास. ये फॉर्मूला भी हम 12th में पढ़ रहे होंगे. वैसे तो 12th में जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो अब हम इस फॉर्मूले को दोबारा पढ़ेंगे. और इस फॉर्मूले से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि न्यूटन ने पूरा, मैंने आपको शायद पहले भी बताया, न्यूटन ने ही पूरी कैलकुलस बनाई है. मतलब तुम मन में अगर मुझे गालियां देते हो तो न्यूटन को दे सकते हो मेरे बजाय. तो न्यूटन ही है जिसने सारी कैलकुलस बनाई है एक्चुअली. न्यूटन और एक और साइंटिस्ट, एक और मैथमेटिशियन थे, लिबनिट्ज. तो वैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ा है आपने, पर न्यूटन ने मतलब एक्चुअली पूरा, न्यूटन वाज अ मैथमेटिशियन. हाँ जी, हटा दूंगे. So last is use of Newton-Leibniz formula तो ये एक फॉर्मूला है, न्यूटन लिबनिट्ज दोनों ने दिया था.
मतलब इन्होंने ही काफी काम करा है कैलकुलस में, इंटीग्रेशन में पर्टिकुलरली इन्होंने काफी काम किया। तो इनके काफी फॉर्मूले भी मिलेंगे आपको इंटीग्रेशन में। ये एक फॉर्मूला है न्यूटन लिबनिट्ज फॉर्मूला। पहले मैं आपको फॉर्मूले से वो थोड़ा इंट्रोड्यूस करा दूं। मुझे एक बात बताओ कि आप लोगों ने फिजिक्स में थोड़ा इंटीग्रेशन पढ़ा होगा ना, बेसिक, लाइक एक्स की पावर m का क्या इंटीग्रेशन होता है। हमजा पढ़ा है फिजिक्स में इंटीग्रेशन? यस सर। ओके। और लिमिट्स भी सॉल्व करी हैं कभी इंटीग्रेशन की, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करने के बाद? लेट्स से इसका आंसर बताओगे क्या मुझे? dx के साथ, सॉरी। उन्हीं सर मेरे को थोड़ा याद नहीं है, पर शायद से 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। नहीं, एक्स स्क्वायर का अगर करते हैं तो एक्स क्यूब होता है अपॉन 3। ऑल्दो मुझे अभी इससे कोई मतलब नहीं है, मेरे काम का नहीं है अभी बिल्कुल इंटीग्रेशन। जब मेरे काम का आएगा तो मैं पढ़ा दूंगा सारा इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन बहुत बड़ा होता है और डिफरेंशिएशन भी सिमिलरली काफी बड़ा होता है, क्योंकि आपकी 2 यूनिट्स, मतलब 1 यूनिट है पूरी कैलकुलस, 2 यूनिट्स में बटी हुई है, डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस। तो आपने जितना फिजिक्स में इंटीग्रेशन पढ़ा है वो है काम चलाओ इंटीग्रेशन, लाइक कि वो आपको फिजिक्स के क्वेश्चन बस करा देगा सॉल्व काम भर के। बड़ा प्रॉपर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन तो मैथ्स में ही पढ़ेंगे, और जो कि हमारी पूरी यूनिट्स में, बट अभी उससे कोई मतलब नहीं है। बस मैं तो इतना चाहता था कि आपको लिमिट्स का पता है कि नहीं, लिमिट्स कैसे पुट करेंगे उन्हीं, ये बता दे बस मेरे को, मुझे ये जानना है। यशिका? सर हम इसे लिख सकते हैं 1/3 इंटू x/3, तो x2 क्यूब माइनस 1 क्यूब। हाँ, तो मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम पुट करते हैं। तो अपर लिमिट हमने पुट करा तो 1/3, तो हम कांस्टेंट तो बाहर भी निकाल सकते हैं। और इसके अलावा जो बचेगा हमारे पास 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं, मतलब कि 2 पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो वो बनेगा 2 क्यूब माइनस फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे 1 क्यूब। इस तरीके से हम अपना आंसर निकालते हैं इसका। ठीक है, बोलो मैं इसकी कोई ऐसी जरूरत नहीं थी, बस मैं तो आपको ये दिखाना चाह रहा था कि ऐसा कुछ होता था लिमिट्स वगैरह ना। और लिमिट्स हमारे पास कांस्टेंट्स होती थी तो हम इस तरीके से पुट कर दिया करते थे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कोई जरूरत भी नहीं है आपको इसको लिखने की आपकी। अब हम आपको कुछ और बात बता रहे हैं अभी, आपसे बता रहे हैं कि देखो जब ये लिमिट्स कांस्टेंट है तो आपने आराम से रख दी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब ये लिमिट्स वेरिएबल होती हैं, ये लिमिट्स ही खुद में एक फंक्शन होती है, तब ये काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है प्रोसेस। इसलिए मैं कह रहा था कि देखो तुमने ये चीज अभी तक यहाँ तो पहुंचे ही नहीं होंगे फिजिक्स में, क्योंकि उन्हें काम ही नहीं है कोई वेरिएबल लिमिट्स का। पढ़ता है वैसे, ऑल दो तुमने मैकेनिक्स में कुछ डेरिवेशन कराए होंगे पक्का क्लास में, जिसमें इंटीग्रेशन में एलिमेंट लेके डेरिवेशन कराए गए होंगे, बट वहां पे भी हमारे पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमेशा कांस्टेंट ही होती है। यहाँ पे जब हम मैथ्स में करते हैं तो यहाँ पे हम प्रॉपरली सीखेंगे इंटीग्रेशन। सिर्फ वो तो सिर्फ हमारा काम का, मतलब उसके लिए तो हम, उससे तो हम कुछ कुछ छोटी छोटी चीजों के वो निकाल ले रहे हैं। तो वो काम की चीज इसलिए कि उसमें हमारे सब चीजें, मतलब जितनी भी अपर लिमिट लोअर लिमिट है वो सब चीजें डिफाइंड होती हैं कि लेंथ है एल, किसी रोड के लिए निकाल रहे हैं तो लेंथ एल है, या फिर किसी स्फेयर के लिए कर रहे हैं तो रेडियस आर है, एंगल थीटा है, एंगल 360 तक जाएगा, उस तरीके की चीजें। बट जब यहाँ पे सीख रहे होंगे तो प्रॉपरली सीख रहे होंगे। तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि मान लो आपका कोई फंक्शन है एफ एक्स, जो इंटीग्रेशन करके आता है किसी दूसरे फंक्शन जी एक्स का, पर अब ये एफ एक्स है, ऐसे सोचो। कभी भी आप डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है जिसमें हम इंटीग्रेशन पे लिमिट्स लगाते हैं, तो कभी भी आपका आंसर वहां पे एक्स के टर्म्स में नहीं आता, क्योंकि एक्स को तो बाद में तुम कुछ ना कुछ रख ही देते हो, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यूज, तो उसका आंसर कांस्टेंट के टर्म्स में होता था। बट यहां पे हम क्या कह रहे हैं कि आपका जो ये लिमिट्स हैं, ये कांस्टेंट्स नहीं है, ये वैल्यूज हैं कुछ, मतलब ये कुछ फंक्शंस ऑफ एक्स हैं, h1x एंड h2x।
लेट्स से, तो आपका कोई फंक्शन एफ मिल रहा है, आपको इस बात से भी कोई लेना देना नहीं है कि जी हमें एफ निकालना होगा, नहीं, तेरे को इंटीग्रेशन नहीं करना। हम एक फॉर्मूला बता रहे हैं कि जब ये चीज होती है हमारे पास, तो हम इसका डिफरेंशिएशन इस फंक्शन का डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? हमें इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है कि पहले हम इसको इंटीग्रेट करके आंसर निकालें और फिर डिफरेंशिएट करें, नहीं। इस तरीके की चीज अगर आपके सामने कभी भी लिखी हुई है, अगर आपको कोई भी बात समझ ना आई हो तो मेरी ये बात समझ लो कि इस तरीके की चीज कभी भी अगर आपके सामने लिखी हुई है तो आप इसका आंसर कैसे निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी। आप लॉपिटल रूल लगाओगे, लॉपिटल जैसे आपने लगाया, लॉपिटल में आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और डिफरेंशिएशन में उसने कुछ ऐसी टर्म दे रखी होगी, तो इस टर्म का डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको क्या करना है, ऊपर वाली लिमिट उठा के अंदर फंक्शन में पुट करो, g के अंदर h2x पुट करो, जहां जहां x है हर जगह h2x रख दो, ठीक है, इनटू ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो h2-x माइनस, यही काम नीचे वाली लिमिट के साथ करो, g के अंदर h1x पुट करो और फिर h1-x। ये न्यूटन लिबनिट्ज ने फॉर्मूला दिया। अदरवाइज अगर हम ऐसे ना कर रहे होते इस काम को तो ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता कि पहले हमें ये पूरा इंटीग्रेट करना पड़ता, हो सकता, और इंटीग्रेशन नहीं होता। आप एक बात समझ लो, डिफरेंशिएशन तो सब चीजों का हो जाएगा, मैं आपको कोई भी फंक्शन दूंगा ना, आप उसका डिफरेंशिएशन निकाल के दे दोगे मुझे, आपको ये बात पता नहीं होगा, मतलब आपको चाहे वो गलत हो पर आप निकाल तो दोगे, ऐसे समझो मेरी बात। बट अगर इंटीग्रेशन देते हैं ना तो हिलता नहीं है क्वेश्चन, खड़े हो जाते हैं, मतलब एक्चुअली बिल्कुल रुक जाओगे एकदम, कुछ होगा ही नहीं। अभी भी होता होगा वैसे ऐसे क्वेश्चंस में, पर ये सब क्वेश्चंस फिर भी होने वाले होते हैं, मतलब पर इंटीग्रेशन में तो मतलब कुछ भी नहीं होगा, एक स्टेप भी, एक लाइन भी नहीं लिख पाएंगे अगर हमें पता नहीं कि नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है। तो इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा एज कंपेयर टू डिफरेंशिएशन मुश्किल है। तो यहाँ पे हमें डिफरेंट अदरवाइज अगर हमारे पास ये फॉर्मूला ना होता तो हम ये कर रहे होते, पहले तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ता, इंटीग्रेट करने के बाद ये वैल्यूज पुट करनी पड़ती और फिर डिफरेंशिएट करना पड़ता पूरे फंक्शन को इसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए। यहाँ पे हमारे लिए काम बहुत आसान हो गया, हम इन सारे स्टेप्स, 3 स्टेप्स के बजाय हमने 2 ही स्टेप करे, और 2 में भी एक एक स्टेप जो हम कर रहे हैं ये वाला और ये वाला, इसमें तो कोई लोड ही नहीं है, मतलब ये तो हमें पता ही है कि क्या करना है, बस डिफरेंशिएशन करना है। तो ये काम बहुत आसान हो गया एज कंपेयर टू अगर हम कन्वेंशनल मेथड से जाते इसको करने तो। अब इसका यूज क्या है ये समझते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस में यूज है, ऑल दो ये न्यूटन लिबनिट्ज फॉर्मूला हमारे पास, इसका यूज ये है जी, 2-3 क्वेश्चन करते हैं ये, इवैल्यूएट, एक्चुअली क्वेश्चन तो यही है। फर्स्ट, if fx is equals to limit 1 to x sin t upon t into dt, then limit x tends to 1, sorry, limit x tends to infinity fx, f dash x is equals to what? Second, limit x tends to 0, जीरो टू एक्स स्क्वायर। इसको क्वेश्चन को लिखते रहिए मेरे साथ साथ, और इसके साथ एक बात और समझिएगा, नहीं लिखते नहीं है आपको, सारे नहीं लिखने, सॉरी, मतलब लिखने तो सारी हैं बट अब एक एक करके लिख सकते हैं, बट एक बात मेरी सुन लीजिए कि अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम होती है ना किसी भी क्वेश्चन में, अगर इंटीग्रेशन करते हुए अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम होती है तो आंसर 0 हो जाता है इंटीग्रेशन का। आप अपर लिमिट रखोगे वो भी सेम रखोगे उसी फंक्शन में, आप माइनस लोअर लिमिट रखोगे वो भी वैल्यू सेम ही होगी, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ही तो है एक्चुअली, मतलब फंक्शन के अंदर भी फंक्शन में वैल्यूज तो सेम ही रखी जाएंगी दोनों केस में, तो 0 आ जाएगा आंसर। तो इसलिए जब भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम होती है तो आंसर 0 आ जाता है।
अब मेरे साथ पहले तो इसे लगाना समझिए। हमें यहाँ पे दिया गया fx is equals to 1 to x sin t upon t into dt, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f डैश x निकालना है। तो आपको पहले सबसे पहली चीज यहाँ पे तो डायरेक्टली हमने बोल दिया कि भाई f डैश x निकाल, तू लगाना सीख इस फॉर्मूले को। तुमने लगाना स्टार्ट किया, तुमने कहा f डैश x के लिए अभी हमें फॉर्मूला ये बताया गया कि अगर कभी भी दो हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन दिया गया है, यानी कि लिमिट्स के साथ इंटीग्रेशन दिया गया है, तो हम उसका डायरेक्टली डिफरेंशियल निकाल सकते हैं, डायरेक्टली डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन? पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फंक्शन के अंदर, यानी कि x को पुट करा जहां जहां अंदर वेरिएबल जो है t है। ये कुछ ठीक है, एफ टी कर लो ऐसे इसको, सॉरी माय बैड, इसको अंदर टी कर लो इस फंक्शन को, इसलिए कि अंदर का वेरिएबल अलग हो, बाहर वाला वेरिएबल अलग हो। मतलब अंदर वाला जो वेरिएबल है dt, जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, उसकी जगह जाके आप ये सारे काम कर देंगे। अब यहाँ पे सीखिए मेरे साथ, तो अंदर ये वेरिएबल t, मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि अंदर एक वेरिएबल दिया होगा, बाहर x या कुछ भी लगा होगा। तो अगर इस तरीके का कोई भी फंक्शन है, तो मैं x को जहां जहां अंदर वेरिएबल है t, उसकी जगह जाके पुट करूंगा, यानी कि ये बचेगा, ये बनेगा sin x अपॉन x, जहां जहां t था वहां x पुट करा, और फिर ऊपर वाले फंक्शन जो भी ये वैल्यू मैंने रख रहा था, इसका डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन आया 1। यही काम मैं नीचे वाली लिमिट के साथ भी करूंगा। तो मैं करूंगा माइनस, अब नीचे वाली लिमिट जाकर रखूंगा, t की जगह रखूंगा 1 इंटू 1 का डिफरेंशिएशन विच इज 0। तो देखो दूसरा पार्ट तो खत्म ही हो गया। तो मेरे पास f डैश x जो एक्चुअली बचा, वो बचा सिर्फ sin x अपॉन x। मुझे इस पे लिमिट निकालनी है। तो ये हमने आपको सिखाया कि कैसे लगाना है इसको। अब लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये हमने निकाला था कभी, sin x अपॉन x। साइन इंफिनिटी हमें पता नहीं, ऑसिलेटिंग वैल्यू होती थी। देखना जरा तीसरा थर्ड फोर्थ क्वेश्चन हमने जो करा होगा लिमिट्स का, वो यही करा था कि साइन इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, पता नहीं होती, -1 से 1 के बीच में आ रही होगी, कुछ ना कुछ, कोई भी वैल्यू हो सकती है। बट अपॉन में इंफिनिटी रखेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। ये कोई वैल्यू, अपॉन में इंफिनिटी 0। फिर से सीखिए मेरे साथ एक और बार। मैं अगली बार फिर से क्वेश्चन पर गया मैंने, और चलो इस पे तो छोड़ दो, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो हम बस आपको डिफरेंशिएशन करना सिखा रहे थे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 टू x स्क्वायर cos t स्क्वायर dt दिया हुआ है मेरे को। मैंने x की जगह 0 रखा, तो देखिए ऊपर 0 रखती 0 टू 0 बन गई, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट भी 0 बन गई, x की वैल्यू 0 रखती, यानी कि आंसर आ गया 0। नीचे आप x को 0 रखोगे फिर से 0। तो सबसे पहले तो ये रियलाइज करो कि 0/0 की फॉर्म है। जैसे x को 0 रखा, ऊपर इंटीग्रेशन भी बन गया 0 और नीचे तो 0 बन ही रहा है, तो 0/0 की फॉर्म, 0/0 की फॉर्म है, तो मेरे को लगाना पड़ेगा लॉपिटल। मैंने लगाया जी लॉपिटल। लॉपिटल लगाने के लिए मुझे ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो न्यूटन लीबनिट्ज लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर तो एक इंटीग्रल दिया हुआ है। मैंने इसको रखना शुरू करा, बाहर x स्क्वायर अपर लिमिट रखी, कहां रखूं? देखिए किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा था, वो आपका वेरिएबल है, t की जगह आप x स्क्वायर रख दीजिए उठा के, तो आप मुझ गए cos t की जगह x स्क्वायर रखा, तो ये t का स्क्वायर है, यानी कि x स्क्वायर की पावर 4 होगी। t की जगह x स्क्वायर रखना इनटू फंक्शन सिर्फ इतना ही था, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। मैं 0 रखूंगा जाके, तो 0 का डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा, 0 का डिफरेंशिएशन यानी कि 0। तो अगर एक भी वैल्यू कांस्टेंट है इनमें से, तो उसका तो पार्ट 0 हो ही जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 है ही। दूसरे वाली वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय, नीचे पहुंचे x sin x का करा, तो x sin x का करा, तो ये बनता है x एज इट इज sin x का cos x प्लस x का 1 sin x एज इट इज। आपने पूरी वैल्यू को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को x से डिवाइड कर दिया, या न्यूमरेटर वाला x आप नीचे ले आए। जैसे आप न्यूमरेटर वाला x नीचे लेके आए, डिवाइड में आ जाएगा वो, तो ये x काट देगा और इसके साथ आ जाएगा sin x अपॉन x। थर्ड स्टेप, x की वैल्यू 0 रखेंगे, ये 1, 1 इंटू 2 2, ये 1, ये भी 1, तो ऊपर भी 2 अपॉन में भी 2, आंसर आया 1। फिर से यही काम एक और बार, आपने x को 0 रखा, देखा 0 से 0 बन रहा है, ओके, इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 आ रही है। अगर डायरेक्टली x को 0 रखते हैं तो ऊपर भी 0 बन रहा है, नीचे भी 0 बन रहा है, 0/0 की फॉर्म। आपने कहा ठीक है, तो लॉपिटल लगा लेते हैं।
लॉपिटल लगाया, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ओके, इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करना है, ऐसे इंटीग्रल पार्ट का डिफरेंशिएशन करना है, न्यूटन लिमिट्स पढ़ा था। अपर लिमिट रखूंगा, वेरिएबल है अंदर का t, तो t की जगह x रखूंगा अपर लिमिट, यानी कि cos x इनटू x का डिफरेंशिएशन करूंगा 1 डिवाइडेड बाय, सॉरी माइनस, वैसे तो इसके आगे भी पार्ट जाना था माइनस, पर देखो नीचे वाली लिमिट है 0, 0 का डिफरेंशिएशन 0 ही आएगा, तो खत्म कर सकता हूं, उस पार्ट को छोड़ सकता हूं, करने की भी जरूरत नहीं। जनरली ऐसे ही क्वेश्चंस दे रहे होंगे आपको, दोनों जगह नहीं देंगे, दोनों जगह देंगे भी तो आपको आता है, बट देंगे नहीं, मैं वैसे कह रहा हूं। एक दो क्वेश्चन में मिलेगा दोनों जगह कुछ x की टर्म्स, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन विच इज 1, आप x को सीधा 0 रखेंगे, आंसर मिला 1। ऐसा मत सोचना आंसर हमेशा 1 ही आएगा, दो क्वेश्चन देखे तो, बट हाँ आसानी है, बस सीधा फॉर्मूला लगाना है, ये सिखाना चाहता हूँ। हाँ जी, बात समझ आई है कैसे लगाना है? सैंडविच और न्यूटन लिबनिट्स दोनों के बारे में बता दो जरा मेरे को। हमजा, यस सर, समझ आ गई। क्लास है तेरी तो, यस सर, यू कैन लीव। थैंक यू सर। ओके, यशिका एंड उनीत, यस सर। तुम्हारी भी क्लास है? नो सर। अच्छा जी, कुछ क्वेश्चंस और कराता हूँ वैसे मैं इसके, और सैंडविच के काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, बट वो सीरीज के साथ यार हम सॉल्व कर पाएंगे, एक बात तो ये है। और एक क्वेश्चन और तुम्हारे लिए जो तुम्हें मुझे करके दिखाना है, बेस्ड ऑन न्यूटन लिबनिट्स। हटा दूं मैं इसको? चलिए फिर एक क्वेश्चन दिखा दो मेरे को करके, बताओ जरा समझ आया कि नहीं आया तुम्हें। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 टू sec square x ft dt डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाय 16, इसकी वैल्यू क्या होगी? ऑप्शंस हैं आपके पास, 8 बाई पाई f2, ये आपको fx नहीं पता होगा, ft नहीं पता है, तो इसलिए f की फॉर्म में आंसर दिए गए, 2 बाई पाई f2, 2 बाई पाई f1 बाई 2 and d is 4f2। देखिए आप x को पाई बाई 4 रख के देख सकते हैं, सेक्स स्क्वायर पाई बाई 4 बन रहा है,
विच इज 2, तो 2 to 2 यानी कि 0 बन रहा है ऊपर। अब x को नीचे रखेंगे पाई बाय 4 तब भी 0 बन रहा है, तो 0 by 0 की फॉर्म में आपको l'Hopital सॉल्व करना आता है, l'Hopital से जो क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं, यूज l'Hopital, बट टू यूज l'Hopital यू हैव टू डिफरेंशिएट, एंड इफ यू हैव टू डिफरेंशिएट करो जैसे न्यूटन लेबनिट्ज से हमने सीखा है। अब ऊपर पूरा 6 स्क्वायर x आपका फंक्शन है, सर डी है क्या? नो अच्छा बता मेरे को कैसे किया, मुझे लिखवाता चला जाओ। चल पहली बार डिफरेंशिएट करना शुरू करा हमने, सर इंटीग्रल को डिफरेंशिएट करेंगे। करो बता क्या लिखूं। सर f over 2 f over 2 नहीं, f over 6 स्क्वायर x, जो बाद में 2 बन जाएगा। नहीं यस फिर सर फिर सेक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। बता दे मेरे को, वही डिफरेंशिएशन तुझे सही करना था, बता। सर 2 sec x 2 sec x into 1 तो फिर sec स्क्वायर x का करेंगे। अच्छा यशिका कंप्लीट करेगी इसके बाद, आंसर आया? 2 sec x into sec x tan x। आंसर आया? ओके अब 2 को भी पुट करना चाहिए क्या, या यहीं पे छोड़ सकता हूँ? और 2 को छोड़ सकता हूँ। 2 को छोड़ सकते हैं क्योंकि 0 ही आएगा उसको, तो डिवाइडेड बाई नीचे x plus pi by 4 into x minus pi by 4। क्यों डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे? हम तो l'Hopital लगा रहे हैं ना, l'Hopital में तो न्यूमरेटर का कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर का भी डिफरेंशिएशन करेंगे। नहीं यस सर। तो 2x होना चाहिए सिर्फ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, x को पाई बाय 4 रखा तो नहीं बन रहा डिनोमिनेटर 0, यानी कि इसी स्टेप में आप x को पाई बाय 4 रख सकते हैं। जो आप x को पाई बाय 4 रखेंगे तो यहाँ पे बनेगा अंदर sec स्क्वायर पाई बाय 4 विच इज 2, तो f2 इंटू sec स्क्वायर x की वैल्यू अभी भी आपने देखा sec पाई बाय 4 √2 होता है, sec पाई बाय 4 √2 है, तो √2 का स्क्वायर 2 बना, तो अंदर भी 2 बन गया बाहर भी 2 बन गया। tan पाई बाय 4 इज 1 डिवाइडेड बाय x की जगह आप रख रहे हो पाई बाय 4, तो 4 जाएगा यार ऊपर, 8 अपॉन पाई f2 बनेगा। मुनीब डिफरेंशिएशन गलत था एक तो, और क्या पार्ट गलत था? नहीं सर बस वही गलत। और यशिका? सर मैंने डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट नहीं किया। इसका मतलब तुमने अभी l'Hopital के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर, या याद ही नहीं रहा जनरली ऐसे ही? सर याद नहीं रहा। l'Hopital से बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व होंगे, मतलब ऐसे समझ लो कि l'Hopital तो करना ही करना है। कि जी यहाँ पे हमारा लिमिट्स खत्म होता है, तो इसके बाद वाला पोर्शन अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ रहे होंगे सारी चीजें, सीरीज और सीक्वेंस दो पोर्शन। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं, चलो बाय बाय।